नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं, वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक ट्रंप सत्ता में रहेंगे तब तक ये जंग चलती रहेगी। अमेरिका से जंग को लेकर ईरान ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी उसने अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन्हें अपनी जान के लिए भी खतरा दिखाई दे रहा है। इसे लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ईरान के पास ट्रंप की सटीक लोकेशन की जानकारी थी, यानी ईरान अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेने को तैयार था। तो ईरान से जंग के बीच ट्रंप की जान को खतरा, और इस बार ईरान का निशाना भी नहीं चूकता। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। रूसी हमलों से पस्त यूक्रेन ने अमेरिका से लगाई युद्ध विराम की गुहार। यूरोपीय देशों ने रूस पर दबाव बनाने की योजना की तैयार। भड़के राष्ट्रपति पुतिन, कड़ा जवाब देने की कही बात। बलूचिस्तान में मची भारी तबाही। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर अमेरिकी फाइटर जेट F-16 से गिराया बम। 30 आम नागरिकों की मौत का दावा। इजरायल का गजा पर फिर ड्रोन अटैक। शांति दबाव के बीच हमास के कमांडर को बनाया निशाना। वेस्ट बैंक में भी कब्जा बढ़ाती जा रही है इजरायली सेना। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया इंसानी कोशिका से दिमाग, बिजली के सिग्नल से आपस में कर रहा बात। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा में इजरायली कार्रवाई के समर्थन को लेकर फ्रांस पर भड़के ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची। कहा, ऐसे देशों को दुनिया को मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भाषण देना बंद कर देना चाहिए। भारत और चीन का मिल रहा साथ। NSR रूट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। रूस के उत्तरी तट के किनारे अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है ये समुद्री मार्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे भरोसेमंद लेविट ने छोड़ा साथ। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी पद से दिया इस्तीफा। ट्रंप ने कहा, फैसले का करता हूं सम्मान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी चेतावनी, इबोला साबित हो सकता है बेहद घातक। 2014 से 2016 के इबोला प्रकोप में 11,000 लोगों की हुई थी मौत। तो अमेरिका और ईरान की जंग अभी खत्म नहीं होने वाली। ईरान ने बता दिया है कि जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन रहेगा तब तक ये जंग नहीं थमने वाली। इससे पहले उसकी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि जब तक ट्रंप सत्ता में रहेंगे तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और अब ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ जारी युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल तक खींचना ईरान की रणनीति है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरान का प्राथमिक उद्देश्य एक मजबूत क्षमता स्थापित करना है, ताकि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत कभी ना करे। इसका एक तरीका यह है कि इस युद्ध को अगले राष्ट्रपति के कार्यकाल तक लंबा खींचा जाए और दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि अगर कोई और ईरान पर हमला करना चाहे तो उसे पता हो कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का मानना है कि वो अभी युद्ध जीत रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपना अंतिम टारगेट हासिल नहीं किया है। ईरान ने संघर्ष से सबक सीखा है और पाया है कि अमेरिकी सेना पहले की सोच की तुलना में कमजोर है। यानी ईरान अभी इस जंग को खत्म करने के मूड में नहीं है जब तक वो अमेरिका को घुटनों पर ना ले आए। और यही नहीं, नकदी ने तो यहां तक कहा है कि अगर किसी दिन ईरान का मिसाइल भंडार भी पूरी तरह खत्म हो जाता है तो भी अमेरिका के लिए ईरान और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के हजारों आर्थिक हित हैं और उन सभी को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी सैनिक इस युद्ध से थक चुके हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात सैनिकों ने झुंझलाहट में समुद्र तक में कूदने की कोशिश की है। दरअसल ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पिछले 210 दिनों से समुद्र में ही तैनात है। इस लंबी तैनाती की वजह से अब नाविकों पर गहरा असर दिखने लगा है। जहाज पर खाने से लेकर जरूरी सुविधाओं तक की शिकायतें आ रही हैं। इससे जवानों की दिमागी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। वहीं अमेरिका के हथियार भंडार भी खाली हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावे सामने आए। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वो ईरान पर डील के लिए दबाव बना रहे हैं।
कहा तो यह तक जा रहा है कि ट्रंप न्यूक्लियर डील के बिना भी इस जंग से निकलने को तैयार हो सकते हैं, बशर्ते ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए राजी हो जाए। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जब तक उसकी सभी शर्तें नहीं मानी जाती, तब तक यह रणनीतिक जलमार्ग बंद ही रहेगा। इस बीच ट्रंप ने एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे। हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर ईरान को कमजोर बताते हुए उसकी सेना के खत्म होने का दावा किया है। लेकिन ईरान ने भी बिना देर किए उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। एक तरफ ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि IRGC बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है, ईरान की लीडरशिप बहुत अनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें भी ईरान के हमले का डर सता रहा है। आलम यह है कि उनके गोल्फ क्लब के आसपास भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। इस बीच ट्रंप पर ईरान की हमले की तैयारियों को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तुर्की में NATO समिट के दौरान ईरानी एजेंटों को अमेरिकी राष्ट्रपति के ठिकाने की जानकारी मिल गई थी। ईरानी एजेंटों को ट्रंप के ठहरने वाली बिल्डिंग ही नहीं बल्कि उनके फ्लोर तक का पता था। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसे ट्रंप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनका ट्रैवल प्लान बदलकर उन्हें दूसरे विमान से रवाना किया। गौरतलब है कि बीते दिनों खुद ट्रंप ने भी इस घटना की पुष्टि की है, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि अब अमेरिका को भी ईरान की ताकत का लोहा मानना पड़ रहा है। ट्रंप को अपनी जान बचाने की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन उनके लिए खतरा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान अभी भी इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में देखना यह होगा कि पश्चिम एशिया के हालात आगे किस दिशा में बढ़ते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच जारी जंग और भड़कती नजर आ रही है। रूस ने जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले तेज कर दिए हैं, वहीं यूक्रेन के लिए अब रूसी मिसाइलों को रोकना बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि उसके पास अब मिसाइल इंटरसेप्टरों की भारी कमी हो गई है। और सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जल्दी ही उसे इसके मिलने की भी उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें मांग रहा है, जिसकी कमी इस वक्त खुद अमेरिका के पास भी हो गई है, जिसके चलते अमेरिका को ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। इसका असर यूक्रेन पर साफ साफ देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त में रूसी हमलों से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर पलटवार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब रूसी हमलों का जवाब देते हुए यूक्रेनी सेना ने रूसी बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे पर जोरदार हमला बोला है। यूक्रेन ने रूस के काला सागर के तट पर स्थित नोवोरोसिस्क बंदरगाह को निशाना बनाया। इस भीषण ड्रोन हमले में बंदरगाह परिसर के खाद्यान्न लादने वाले 2 ठिकाने निशाना बने और इसमें उन्हें काफी नुकसान भी हुआ और उनका कामकाज ठप हो गया। इसके अलावा यूक्रेन के इस हमले में नोवोरोसिस्क में काला सागर के तट पर स्थित रूस के नौसैनिक अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। 2 रूसी नागरिकों की मौत भी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इन हमलों की जानकारी दी। यूक्रेन का यह हमला रूस के लिए बड़ा नुकसान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और उसका ज्यादातर खाद्यान्न नोवोरोसिस्क बंदरगाह से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब यूक्रेनी हमलों के कारण यह निर्यात रुक गया है। इसका सीधा असर पश्चिम एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर पड़ने की आशंका है, जो अनाज की अपनी जरूरतों के लिए रूसी निर्यात पर निर्भर है। कीव के ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब रूस ने भी यूक्रेन के जापोरिजिया शहर और बंदरगाह शहर ओडेसा पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से बार बार अमेरिका और यूरोप से मदद मांगी जा रही है। खबर तो यह भी आ रही है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका से युद्ध विराम के लिए भी अपील की है। उन्होंने अमेरिका को नए प्रस्ताव सौंपे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की रक्षा, विशेष रूप से उसकी हवाई रक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जबकि मॉस्को पर दबाव भी बढ़ा सकता है ताकि रूस युद्ध को लंबा खींचने के बजाय उसे खत्म करने की तैयारी करे। ज़ेलेंस्की ने रूस पर यह भी आरोप लगाया कि वो अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों को एक और बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। यानी रूस इस युद्ध को और आगे खींचने की योजना बना रहा है। खबर यह भी आ रही है कि यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए नई योजना बना रहे हैं, जिसके तहत वो रूस के बेनामी जहाजों के बेड़े को जब्त करेंगे। ये जहाज रूस से अन्य देशों को कच्चे तेल और उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी साफ कह दिया है कि अगर यूरोप के देशों ने रूसी मालवाहक जहाजों को जब्त किया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
हम जहां भी इसे जरूरी समझेंगे वहां कार्रवाई करेंगे, कहीं भी, यहां तक कि पैसिफिक फ्लीट के जिम्मेदारी वाले इलाके में भी। मैं इस मामले में रक्षा मंत्रालय और नौसेना कमान के ठोस सुझावों का इंतजार कर रहा हूं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुतिन ने नेटो सैन्य गठबंधन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में पैठ बनाने और आर्कटिक में तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि रूस भी चुप नहीं बैठने वाला। उनके इस बयान से साफ है कि आने वाले वक्त में यह जंग और भड़क सकती है, खासतौर पर अगर यूरोपीय देश या नेटो की इसमें एंट्री हुई तो रूस के हमलों की आक्रामकता भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है। पुतिन की यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए डराने वाली है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के साथ बढ़ते संघर्ष की। तो पाकिस्तान में इस वक्त तबाही जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कभी भी ये देश टुकड़ों में बंट सकता है। हुकूमत के हाथ से बात फिसल रही है, लेकिन यहां की सेना एक बार फिर लोगों की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अब अपने ही देश में हवाई हमले कर दिए हैं। बलूचिस्तान पर अमेरिकी फाइटर जेट्स के जरिए कार्रवाई की जा रही है। बलूचिस्तान से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चलता है कि इन हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सुराब और ग्वादर इलाकों में किए गए इन हमलों में कम से कम 30 आम नागरिकों की जान चली गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलूच नेताओं का कहना है कि अमेरिका को इस मामले में उसे रोकना चाहिए। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने हमले की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसमें हमले की जगह को देखने के बाद गजा की याद ताजा हो जाती है। इसे लेकर मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी जमीनी सेना और पाकिस्तान की वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बमबारी और गोलीबारी की, जिससे नागरिकों और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सेना ने F-16 फाइटर जेट से हमला किया है। बता दें कि बलूचिस्तान में यह हवाई हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के भयंकर हमलों का सामना कर रही है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया था कि उसने इस महीने अब तक कम से कम 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इस बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई जिससे यह पता चला कि जब पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले किए जा रहे थे उसी वक्त BLA ने भी हमले किए और 6 जगहों पर पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बनाया। यानी दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए, जिससे क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि BLA के हमलों में पाकिस्तान को कितने जवानों का नुकसान उठाना पड़ा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन देखा जाए तो बलूच और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और अब यह संघर्ष भयानक रूप लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी की नजरें फिलहाल पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो एक तरफ गजा में युद्ध विराम को सख्ती से लागू करने की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से बार बार क्षेत्र में युद्ध विराम की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब एक बार फिर इजरायली सेना ने गजा में हमला किया है। अमेरिका समेत तमाम देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरफ से शांति दबाव के बीच इजरायल ने गजा में टारगेटेड ड्रोन अटैक किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास कमांडर बताए जा रहे एक व्यक्ति को निशाना बनाने के उद्देश्य से ये हमले किए हैं। हालांकि हमले के बाद उसकी तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि उसका यह लक्ष्य कामयाब हुआ या नहीं। इजरायल ने अपने टारगेट के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन उसके इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि इजरायल अमेरिका की मांग मानने वाला नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि गजा को लेकर उनके और अमेरिका के बीच मतभेद है और वो डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। इस बीच अब जिस तरह गजा में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं, वहीं वेस्ट बैंक में भी इजरायल अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि अब इजरायल दुनिया के नक्शे से ही फलस्तीन को मिटाने पर आमादा हो गया है। चौथे दिन भी वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों की तरफ से फलस्तीनी घरों की घेराबंदी जारी है। इजरायली बस्तियों में बसने वालों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3 फलस्तीनी परिवारों को उनके घरों के अंदर ही घेर लिया और पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी। निवासियों ने इस अभियान को उनकी जमीन हड़पने की कोशिश बताया है। इजरायली हमलों में पहले गजा में भयंकर तबाही देखी गई, उसके बाद अब वेस्ट बैंक में भी इजरायल वही रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है, जिससे वहां के निवासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास छत नहीं बची, उनके अपने ही घरों से उन्हें बेदखल कर दिया जा रहा है। फलस्तीनी परिवार खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है, उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा और फिर भी उनके हौसले बुलंद ही नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम चारों तरफ से बाहरी लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन हम दृढ़ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। पानी और बिजली कट जाने के बावजूद हम अपने इरादे पर अडिग रहेंगे।
ऐसे में इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इजरायल की ये मनमाना कार्रवाई जारी रहेगी? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसानी कोशिका से बने दिमाग की। तो क्या होगा अगर आपसे कोई कहे कि आपकी त्वचा की एक छोटी सी कोशिका से लैब में इंसानी दिमाग का एक हिस्सा तैयार किया जा सकता है? शायद पहली बार में आपको भरोसा ही ना हो, लेकिन विज्ञान ने अब इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है। दुनिया की कई बड़ी लैब्स में वैज्ञानिक ऐसे छोटे छोटे मिनी ब्रेन बना रहे हैं जो सिर्फ कोशिकाओं का ही ढेर नहीं बल्कि एक जीवित न्यूरल नेटवर्क की तरह व्यवहार करते हैं। इन मिनी ब्रेन को ब्रेन ऑर्गेनाइड्स कहा जाता है। इन्हें इंसानी कोशिकाओं यानी ह्यूमन सेल्स से तैयार किया जाता है। वैज्ञानिक पहले त्वचा जैसी सामान्य कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल्स में बदलते हैं। फिर इन स्टेम सेल्स को दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स में विकसित किया जाता है और कुछ समय बाद ये कोशिकाएं खुद ही एक 3D संरचना बना लेती हैं जो देखने में दिमाग के छोटे हिस्से जैसी होती है। लेकिन असली हैरानी यहीं से शुरू होती है। जैसे जैसे इन मिनी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स विकसित होते हैं, वे एक दूसरे से जुड़कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने लगते हैं, यानी वे आपस में बात करते हैं। वैज्ञानिक इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बाहर से संकेत देकर इनकी प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रयोगों में इन न्यूरॉन्स को चिप से जोड़कर पोंग और डूब जैसे वीडियो गेम खेलने की ट्रेनिंग भी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका फायदा क्या है? दरअसल इंसानी दिमाग की बीमारियों पर सीधे रिसर्च करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जानवरों पर की गई रिसर्च भी हमेशा इंसानों पर सही साबित नहीं होती। ऐसे में ये मिनी ब्रेन वैज्ञानिकों को अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म और दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को बेहतर तरीके से समझने का मौका देते हैं। साथ ही नई दवाओं का परीक्षण भी इंसानी टिश्यू पर किया जा सकता है, जिससे जानवरों पर होने वाले प्रयोग कम हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH इस रिसर्च पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। पहले तो ऑर्गेनाइड मॉडल्स लीवर, फेफड़े और हृदय के लिए बनाए गए, लेकिन अब फोकस तेजी से ब्रेन मॉडल्स पर बढ़ रहा है। फिलहाल इतना तो साफ है कि विज्ञान अब सिर्फ मशीनों को स्मार्ट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब कोशिश ऐसी जीवित तकनीक विकसित करने की है जो इंसानी दिमाग से प्रेरित हो। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।